तो चलिए दोस्तों, दिल्ली क्राइम वेब सीरीज के सीजन 3 को आज हम एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सीरीज की शुरुआत होती है हरियाणा के रोहतक से, जहां हमें सामूहिक विवाह को दिखाया जाता है। इस सामूहिक विवाह में बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनकी उम्र जो है वो लगभग 19 से 20 साल की थी और उनकी शादियां जो है वो लगभग 50 से 60 साल की उम्र के मर्दों से की जा रही थी। और इस सामूहिक विवाह के सम्मेलन को दरअसल में बड़ी दीदी करा रही थी। यहीं पर हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो कि लगभग 20 साल की थी, और जब वो अपने सामने 50 साल के एक आदमी को देखती है जिससे कि उसकी शादी होनी थी, तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। जिससे हमें पता चलता है कि ये शादियां जो है वो इन लड़कियों की इनकी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये सब कुछ बड़ी दीदी करवा रही थी। बड़ी दीदी की एक बहुत बड़ी टीम है और उनका अच्छा खासा नेटवर्क भी है। इन सारी लड़कियों को संभालने का काम जो है वो कुसुम नाम की लड़की करती है। तो वही हम बड़ी दीदी के पार्टनर को देख पाते हैं जिसका नाम विजय है, जो कि बड़ी दीदी के हर एक उल्टे सीधे और टेढ़े मेढ़े काम को संभालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और ये कहानी जो है वो असम में पहुंच जाती है, जहां हमें डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी को दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि वर्तिका मैडम का दिल्ली से असम ट्रांसफर हो गया था। तो हाल ही में वर्तिका मैडम को एक हथियार से भरे ट्रक के बारे में मालूम चला है। तो वो तुरंत ही चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और अपने बहुत सारे पुलिस वालों को भी वो अपने साथ लेकर गए थे। अब वो उस ट्रक का इंतजार करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो ट्रक चेक पॉइंट पर पहुंचा तो अचानक से ट्रक में से कुछ लोग उतरते हैं और वो इनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पुलिस बहुत सारी थी, इसलिए वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर यहाँ पर रुकता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। वर्तिका मैडम जब ट्रक के पास गई और उन्होंने जब ट्रक को खोला तो उस ट्रक के अंदर से बहुत सारी लड़कियां मिलती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था इल्लीगली रूप से। उस ट्रक के ड्राइवर से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इन सारी लड़कियों को दरअसल में दिल्ली ले जाया जा रहा था और ट्रक ड्राइवर जो है वो इन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी ज्यादा नहीं मालूम है। अब इन सारी लड़कियों की जब जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि इनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कि बहुत पढ़ी लिखी है। इन सारी लड़कियों से जॉब का वादा किया गया था, इसलिए इन सारी लड़कियों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। यहाँ वर्तिका मैडम को एक बात और मालूम चलती है कि एक और ट्रक था जो कि कुछ घंटे पहले ही दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है। इसलिए वर्तिका मैडम तुरंत ही भूपेंद्र के पास कॉल करती है और यहाँ की सारी जानकारी देती है और ये भी बताती है कि एक और ट्रक था जो कि दिल्ली पहुंच चुका है। तुम्हें उस ट्रक को ढूंढना है जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें नीति को दिखाया जाता है जिसका अपने पति से डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि दीपेंद्र जो है वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मलिका है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। कि तभी नीति के पास बिमला का कॉल आता है और वो उन्हें तुरंत ही एक इमरजेंसी केस के लिए एम्स बुलाती है। थोड़ी देर के बाद जब नीति हॉस्पिटल पहुंची तो उसे मालूम चला कि एक औरत ने 2 साल की बच्ची को इस हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई है और उसके ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं, जिस वजह से उस छोटी सी बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर बताते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग और बहुत सारी इंजरी होने के कारण ये केस जो है वो बहुत सीरियस है और शायद हम उसे बचा भी ना पाए। डॉक्टर बताते हैं कि ये केस दरअसल में असॉल्ट का है और उसके मुंह पर किसी ने वाइट भी किया है। ये सारी चीजें पता होने के बाद अब नीति और बाकी सारे ऑफिसर जो है वो सीसीटीवी कैमरे से उस औरत के बारे में पता करने लगते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज को देखे गए तो उन्होंने एक औरत को देखा और वो इस 2 साल की बच्ची को इसी हॉस्पिटल में छोड़कर जा रही थी। अब हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले वो एक ऑटो से उतरी थी। ऑटो के जब नंबर को चेक किया गया तो अब वो लोग उस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से बैठी थी। तब वो ऑटो ड्राइवर बताता है कि मैंने इसे एक लॉज के पास से बिठाया था। ये बहुत ही घबराई हुई थी और इसके बेटे को बहुत तकलीफ थी। इमरजेंसी केस था, इसलिए ज्यादा पूछताछ ना करते हुए मैंने उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया। जब ये सारी बातें जयराज को मालूम चली तो वो इसके बारे में अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है और वो तुरंत ही उस लॉज के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं असम में वर्तिका मैडम को, जो कि अपने सीनियर ऑफिसर से इस केस पर जांच करने की मांग करती है। लेकिन सीनियर ऑफिसर का कहना यह था कि आप वापस अपने स्टेट मतलब कि दिल्ली नहीं जा सकती हैं। वर्तिका मैडम बताती है कि ये बहुत ही सीरियस केस है, अगर इसमें उसने इंटरफेयर नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सीनियर ऑफिसर नहीं मान रहा था। तब वर्तिका मैडम ने उससे कहा कि यही बात अगर आप मुझे रिटर्न में लिख कर दे दे
तो मैं मान जाऊंगी। तब ना चाहते हुए भी सीनियर ऑफिसर को वर्तिका मैडम की बात माननी पड़ती है। अब आगे हम देखते हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर में बहुत सारी लड़कियां जो है वो यहाँ पर आती है और यहीं पर हम एक कल्याणी दीदी नाम की एक औरत को देख पाते हैं और मालूम चलता है कि असम से जो पहला ट्रक निकल चुका था वो इन्हीं लड़कियों का था और इस ट्रक में लगभग 30 लड़कियां थी। हमें पता चलता है कि कल्याणी दरअसल में बड़ी दीदी के लिए काम करती है। कल्याणी इन सभी लड़कियों को रेडी करती है और यहीं पर हम राहुल नाम के एक बंदे को भी देख पाते हैं जो कि इन्हीं लड़कियों की देखरेख का काम करता है। यहीं पर हम सोनम नाम की लड़की को देख पाते हैं जिसकी मिसिंग कंप्लेंट असम के पुलिस स्टेशन में हुई है जो कि उसकी दादी ने की थी। तो राहुल ने सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आ गया था। तभी वो खुशी नाम की एक लड़की से बात कर रहा था जो कि बार बार उसे लॉज बुला रही थी कुछ इमरजेंसी के कारण। अब यहाँ राहुल कल्याणी दीदी से कहता है कि उसे जल्द से जल्द निकलना होगा। कल्याणी दीदी नहीं मान रही थी लेकिन मौका देखकर राहुल यहाँ से भाग निकलता है और फिर कल्याणी दीदी के पास बड़ी दीदी का कॉल आता है। बड़ी दीदी को कल्याणी दीदी बताती है कि सारी लड़कियां जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। वो उस दूसरे ट्रक के बारे में पूछती है जिसके बारे में कल्याणी कहती है कि शायद वो जल्दी यहाँ पर आता होगा। तो वहीं जयराज अपने ऑफिसर के साथ मिलकर उस लॉज में पहुंच जाता है जहां से उस ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को बिठाया था। अब जब वो उस लॉज में पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो मालूम चलता है कि ये लड़की इसी लॉज में ठहरी हुई है लगभग 1.5 महीने से। जब वो उस लॉज के अंदर छानबीन करने पहुंचे तो वहां उन्हें बाथरूम के अंदर बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है और यहीं पर उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती है जिससे मालूम चलता है कि दरअसल में ये लड़की शादीशुदा है और इनका एक बच्चा भी है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राहुल होता है। उस लड़की के फोटो देखकर जयराज समझ जाता है कि ये एक माइनर लड़की है। अब उस लॉज के अड़ोस पड़ोस से जब पूछताछ की जाती है तो वहां से उन्हें कोई खास खबर नहीं मिलती है, पर वो राहुल के बारे में कहते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है। अक्सर वो गुंडागर्दी करता रहता है और तो और रात रात को वो लड़कियों को ले जाने का काम भी करता है। तभी हम देखते हैं कि राहुल भी यहाँ पर आ चुका था और वो देखता है कि उसके रूम की बालकनी में कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो कि पूछताछ कर रहे थे। ये देखकर राहुल वहां से तुरंत ही फरार हो जाता है। अब आगे हमें हरियाणा के रोहतक के सीन को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं बड़ी दीदी को जिनके पास 5 लड़कियां खड़ी हुई थी, जिनमें से बड़ी दीदी को 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है और उन्हें थाईलैंड भेजना है। उन लड़कियों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार बड़ी दीदी उन्हें कहां पर भेजने वाली है। यहाँ बड़ी दीदी उनसे पूछती है कि आखिरकार इंग्लिश किस किस को आती है। उनमें से 3 को ही इंग्लिश आती है, इसलिए बड़ी दीदी उन 3 लड़कियों को सिलेक्ट कर लेती है। अब बड़ी दीदी का पार्टनर विजय यहाँ पर बड़ी दीदी से कहता है कि जल्द ही भाई जी का हमें कर्जा चुकाना है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो वो लोग हमारा कुछ भी कर सकते हैं। मालूम चलता है कि लोगों का लगभग 2 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो वही वर्तिका मैडम अब दिल्ली वापस आ चुकी थी। भूपेंद्र उन्हें लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जिसका नाम खुशी है और यहाँ पर वो देखती है कि उसके पास बार बार राहुल ने फोन लगाए थे जो कि उठा नहीं पाई थी। इसलिए खुशी जो है वो राहुल के पास कॉल करती है। वो उसे सारी बातें बताती है कि उसकी बच्ची नूर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ गई। राहुल उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। खुशी ने जब उसे बताया कि वो एम्स के गार्डन में ही बैठी हुई है तब राहुल उससे कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और पुलिस वालों के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। मैं वहां आ रहा हूं जिसके बाद हम हमारी बच्ची को वापस लेकर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्ची का ऑपरेशन हो रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा इंटरनल इंजरी हुई थी ब्रेन में। उस बच्ची की हालत काफी नाजुक है, ये बात नीति को बता दिया जाता है। अब नीति अपने सारे ऑफिसर्स के साथ मिलकर राहुल और खुशी के बारे में पता करने लगते हैं। उन्हें पता चला है कि अभी तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं आया है। नीति अपने ऑफिसर से कहती है कि उस बच्ची की माँ जल्द ही हॉस्पिटल आएगी, इसलिए किसी न किसी को तो वहां पर रहना बहुत जरूरी है और हमें उसकी देखरेख भी करनी होगी। तब जयराज और बिमला जो है वो एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो सारी चीजें देख रहे थे। बिमला जो है वो सीसीटीवी फुटेज से सारी चीजें देख रही थी। तो वहीं हम देखते हैं खुशी को जो कि राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। जब राहुल यहाँ पर आया तो वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ खुशी उससे कहती है कि वो कार को पार्किंग में लगा कर आए, लेकिन राहुल तो उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, जबकि खुशी अपनी बेटी के बिना नहीं जाने वाली थी। तब राहुल खुशी के साथ जोर जबरदस्ती करता है और उसे अपने साथ कार में ले जाता है कि तभी बिमला देखती है कि राहुल और खुशी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं। वो इसके बारे में तुरंत ही जयराज को बताते हैं और अब वो राहुल का पीछा करने लगते हैं। राहुल को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं।
और जैसे तैसे वो पुलिस वालों को चकमा देकर एक जगह पर पहुंच जाता है और वो खुशी से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। खुशी कार से नहीं उतरती है, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद ही जयराज यहाँ पर अपने ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाता है। लेकिन तब तक यहाँ से राहुल निकल चुका था, लेकिन खुशी उसी कार में मौजूद थी। और वर्तिका मैडम और भूपेंद्र को उन लड़कियों के बारे में मालूम चलता है। दरअसल में उनके हाथ जो है वो एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसमें वो साफ देख पा रहे थे कि इन सारी लड़कियों को दिल्ली एनसीआर की एक जगह पर उतारा जा रहा है। और इन सारी लड़कियों में यहाँ पर वर्तिका मैडम ने सोनम को पहचान लिया था, जिसकी कंप्लेंट असम के पुलिस स्टेशन में हुई थी। जिस बस से इन सारी लड़कियों को ले जाया जा रहा था उसका नंबर तो ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उस बस का लोगो जो है वो उन्होंने देख लिया था, जिससे कि अब ये लोग पता कर सकते हैं कि ये बस कहां से आई है और किसकी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़ी दीदी को, जो कि अपने साथ उन 3 लड़कियों को लेकर थाईलैंड पहुंच जाती है। यहाँ पे मालूम चलता है कि जॉन गुप्ता नाम का एक आदमी जो है वो बड़ी दीदी से इन तीनों लड़कियों को खरीद लेता है और बड़ी दीदी थाईलैंड इन तीनों लड़कियों को बेचने के लिए ही आई थी। अब जॉन गुप्ता यहाँ बड़ी दीदी को बताता है कि उसे इसी तरह की 40 लड़कियां और चाहिए है। बड़ी दीदी भी तुरंत मान जाती है और वो जॉन गुप्ता से कहती है कि उसे हर एक लड़की का 15 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए जॉन गुप्ता भी मान जाता है। लेकिन ये लड़कियां उसे जल्द से जल्द चाहिए है। बड़ी दीदी के लिए इतना आसान तो नहीं था, लेकिन उसका नेटवर्क काफी मजबूत है और ये पैसे उसे जल्द से जल्द कमाने हैं, क्योंकि उसे भी कर्जा चुकाना है। अब बिमला खुशी से पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन बिमला को तो यहाँ पर खुशी कुछ भी नहीं बता रही थी, बल्कि वो तो राहुल को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वहीं आगे हम देखते हैं कि नीति और दीपेंद्र का डिवोर्स जो है वो फाइनल हो चुका था। दोनों ही अब अपने अपने रास्ते पर थे और फिर फाइनली वर्तिका चतुर्वेदी जो है वो अपनी पुरानी टीम से मिलती है। पूरी टीम वर्तिका मैडम को देखकर काफी खुश होती है। तो वर्तिका मैडम जब यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर दरअसल में छोटी सी बच्ची का केस चल रहा है। यहाँ पर उस फोटो में उन्होंने राहुल को देखा, उस बच्ची की माँ खुशी को भी देखा और यहाँ मैडम अपने केस के बारे में भी बताती है। तो वहीं बड़ी दीदी इंडिया वापस आ चुकी थी। इंडिया आते ही जॉन गुप्ता ने उसके पास कॉल किया और कहा कि लड़कियां बहुत अच्छी है, इसलिए उसे 40 लड़कियां जल्द से जल्द चाहिए, जिसके लिए बड़ी दीदी हाँ कर देती है। अब भूपेंद्र और वर्तिका मैडम जो है वो उस बस वाले के पास पहुंच जाते हैं। मालूम चलता है कि ये बस दरअसल में शादियों के लिए दी जाती है और पता चलता है कि वो बस जो है वो अमजद खान नाम के एक आदमी ने लेकर गया है और हमें यहाँ बताया जाता है कि वो अमजद खान कोई और नहीं बल्कि राहुल होता है, जिससे मालूम चलता है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं और जो छोटी बच्ची है उन दोनों का केस जो है वो कनेक्टेड है। अब इन्हें किसी भी हालत में राहुल मतलब कि अमजद खान को ढूंढना होगा, लेकिन राहुल भी बहुत ही चालाक है। उसे मालूम चल गया है कि पुलिस जो है वो उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल्याणी दीदी को, जो कि अपने साथ 30 लड़कियों को लेकर बड़ी दीदी के पास लेकर जाती है। बड़ी दीदी इन सारी लड़कियों को चेक करती है और यहाँ पर उन्हें 10 लड़कियां कम मिलती है। यहाँ कल्याणी के द्वारा पता चलता है कि जो 10 लड़कियां असम से ट्रक में आ रही थी, उन लड़कियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। एक डीआईजी है जो कि हमारे नाक में दम कर रही है, जिसका नाम वर्तिका चतुर्वेदी है। तो अब बड़ी दीदी इन सारी लड़कियों से मिलती है। वो देखती है कि ये सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत है और जॉन गुप्ता इन्हें देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन जॉन गुप्ता को 40 लड़कियां चाहिए है और ये सिर्फ 30 है, इसीलिए बड़ी दीदी को 10 और लड़कियां चाहिए है। और वर्तिका मैडम जो है वो खुशी से पूछताछ करती है। खुशी तो अभी भी कुछ बताने को राजी नहीं थी, लेकिन बाद में अब खुशी जो है वो वर्तिका मैडम को सब कुछ बताने लगी। वो कहती है कि वो बहुत छोटी थी, तब से ही उसके साथ दुष्कर्म होता आ रहा है। बचपन में ही उसे किसी ने कल्याणी को बेच दिया था और वहां भी उसके साथ बहुत ही बुरे काम हो रहे थे। तभी उसकी मुलाकात राहुल से हुई थी और फिर राहुल और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए हमने शादी भी कर ली थी। कल्याणी के पास से राहुल को एक छोटी सी बच्ची भी मिली थी, जिसका नाम हमने नूर रखा था। नूर से हम दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी जिंदगी है। लेकिन एक दिन नूर जो है वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1 से 2 दिन हो चुके थे, वो चुप नहीं हो रही थी। वो राहुल के पास भी बार बार कॉल करती है, लेकिन राहुल भी कॉल नहीं उठा रहा था। और फिर नूर ने मेरे हाथ में काट लिया था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने भी उसके मुंह पर काट लिया, जिसके बाद जब खून बहने लगा तो मैं उसे बाथरूम में ले गई। मैं नूर की सफाई जो है वो वॉश बेसिन के ऊपर रखकर कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से नूर जो है वो वहां से गिर जाती है और उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे काफी ज्यादा चोट आई थी।
इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी और मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी। लेकिन खुशी ने यहाँ पर कल्याणी दीदी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो एक नंबर की घटिया औरत है जो कि लड़कियों को बेचने का काम करती है और वो चकले पर बिठाने का काम करती है और तो और इन लड़कियों को बेच भी देती है। ये बात सुनकर यहाँ पर भूपेंद्र और नीति जो है वो अगले ही दिन कल्याणी के घर पर पहुंच जाते हैं। कल्याणी जब यहाँ पर देखती है कि उसके घर पर पुलिस वाले आए हैं तो वो बहुत ज्यादा सीधे साधे बनने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसिफा नाम की लड़की को जिसके पास राहुल आया हुआ था। राहुल यहाँ पर आसिफा से कहता है कि मेरी किस्मत खराब थी और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता था। मैं जल्द ही नेपाल जाने वाला हूँ, मैं जब कॉल करूंगा तो तुम भी वहां पर आ जाना। जिसके लिए आसिफा ने भी हाँ कहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग यहाँ पर राहुल को पकड़ लेते हैं। मालूम चलता है कि ये सब कुछ दरअसल में आसिफा ने ही सेटअप कराया था। तो अब राहुल को जेल हो जाती है। जेल में जब पुलिस वालों ने उसे पूछताछ करने की कोशिश की तो यहाँ पर राहुल तो फिलहाल कुछ भी नहीं बता रहा था। एक तरफ राहुल से पूछताछ हो रही थी तो दूसरी तरफ कल्याणी से हो रही थी, लेकिन दोनों ही अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। यहाँ तक कि कल्याणी बोल रही थी कि वो तो बस अपने वकील को ही बताएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वकील को कॉल करने के बहाने कल्याणी बड़ी दीदी के पास कॉल करती है और उन्हें बताती है कि इन पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया है, जल्द से जल्द उसे यहाँ से छुड़ाओ क्योंकि ये बार बार मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। अगर मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बड़ी दीदी कहती है कि प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैं वकील भेज रही हूँ और वो जल्द ही तुम्हें बेल दिलाएगा, तुम्हें बस मुंह नहीं खोलना है। तो अब कल्याणी को कोर्ट ले जाया जाता है जहाँ पर बड़ी दीदी ने वकील भी भेजा था। यहाँ पर वकील जो है वो बेल की मांग कर रहा था, लेकिन वर्तिका मैडम बताती है कि हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि ये देखा गया है कि कल्याणी जो है वो बहुत सारी लड़कियों को बेचने का और चकले पर बिठाने का काम करती है, जिस वजह से हमें 3 दिन की रिमांड चाहिए। ये देखते हुए यहाँ पर जज साहब ने फैसला लिया कि अभी तो फिलहाल उसे बेल नहीं मिलेगी और उसे पुलिस स्टेशन में ही रखा जाएगा 3 दिन की रिमांड पर। तो कल्याणी की बेल नहीं हुई थी, इसलिए वो बहुत ही नाखुश थी। वो अपने ही वकील को बुरी तरह से सुना रही थी, जिसके बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं 2 बाइकर को जो कि कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और कल्याणी को शूट करके यहाँ से भाग निकलते हैं, जिससे कि कल्याणी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये देखकर वर्तिका पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। वो इन बाइकर के उस बाइक का नंबर प्लेट देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर प्लेट पूरी तरह से कवर था और दोनों ने हेलमेट पहने थे, इसलिए उन दोनों की शक्ल भी नहीं देख पाए थे। अब ये हादसा हो जाने के बाद वर्तिका मैडम राहुल के पास जाती है। वो उसे बताती है कि तुम कल्याणी के लिए काम करते हो, ये बात हमें बहुत अच्छे से मालूम है। अब तुम्हें एक बात और बता दें कि कल कोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने कल्याणी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो यही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। राहुल यहाँ पर सब कुछ बता देता है कि किस तरह से कल्याणी लड़कियों को लाने का काम करती थी, किस तरह से बेचती थी, लेकिन उसने बड़ी दीदी को कभी नहीं देखा। रही बात खुशी की, तो खुशी से वो प्यार करता है और नूर को वो अपनी बेटी की तरह रखता है। जिसके बाद वर्तिका मैडम जो है वो अपने इन्फॉर्मर से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम लंदन है, और लंदन यहाँ पर वर्तिका मैडम को उन बाइकर्स के बारे में बताता है। हालांकि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उन लोगों के बारे में पता करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करेगा। अब आगे हम देखते हैं कि नीति जो है वो हरियाणा के रोहतक जाती है। दरअसल में बड़ी दीदी ने एक सामूहिक सम्मेलन जो है वो ऑर्गेनाइज कराया था, इसलिए वो वहां जाकर उस सम्मेलन की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। यहीं पर एक सिमरन नाम की एएसआई मिलती है जो कि उसकी पूरी मदद भी करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं खुशी को, जिसे रिहैब सेंटर भेज दिया गया था। अब जब नीति जो है वो सिमरन से बात करती है तो सिमरन यहाँ नीति से कहती है कि एक बंदा है जो कि हमें बड़ी दीदी की खबर दे सकता है। वो लोग उस बंदे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार बड़ी दीदी के बारे में तुम्हें क्या पता है। बड़ी दीदी के बारे में वो बंदा बताता है कि वो बहुत ही खराब औरत है जो कि लड़कियों को बेचने का काम करती है। यहाँ जितनी भी लड़कियों की शादी कराई थी वो सारी शादियां जो है वो उन बच्चियों की बड़े उम्र दराज आदमियों से कराई थी। उन्हीं में से एक का पता जो है वो आदमी सिमरन और नीति को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय जो है वो बड़ी दीदी से बात कर रहा था। विजय को जल्द से जल्द कर्जा चुकाना है और भाई जी को वो सारा पैसा देना है, लेकिन बड़ी दीदी का कहना है ये है कि अगर एक बार हमने जॉन गुप्ता को वो 40 लड़कियां भेज दी तो हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा
और फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि नीति और सिमरन जो है वो उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वहां वो बात करते हैं तो पता चलता है कि यहीं पर एक लड़की की शादी हुई है जो कि एक उम्रदराज आदमी से हुई थी। वहां तो उन्हें कोई खबर नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक औरत जो है वो घर से बाहर निकल कर आती है। पता चलता है कि इसी लड़की की शादी हुई थी। वो लड़की बताती है कि उनकी हालत जो है वो काफी खराब थी। बड़ी दीदी ने इन सब की शादी कराई थी, लेकिन बड़ी दीदी बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। जब इन आदमियों से कोई शादी नहीं करता है तो हम जैसी बच्चियों की शादी इन आदमियों से करा दी जाती है। 3-3 लाख रुपए में बड़ी दीदी ने हम सभी को बेच दिया था। अब वर्तिका चतुर्वेदी का इन्फॉर्मर लंदन जो है वो उनके पास कॉल करके उन्हें बताता है कि तुम्हारे शूटर्स का पता चल चुका है जो कि एक होटल में रुके हुए हैं। ये देखकर वर्तिका चतुर्वेदी और भूपेंद्र तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर विजय को देख पाते हैं जिसने उन दोनों को मार दिया था। अब वर्तिका और भूपेंद्र जब वहां पहुंचे तो उन दोनों ने इन्हें मरा हुआ देखा। जब वो बाहर आए तो यहाँ भूपेंद्र जो है वो विजय से मिलता है, लेकिन विजय ने भूपेंद्र के माथे पर गन लगा दी थी और कहा कि तुम एक पुलिस वाले हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। भूपेंद्र यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उन्हें विजय के बारे में अब सारी इन्फॉर्मेशन लग चुकी थी। तो भाई नीति और सिमरन को उस लड़की ने ब्रोथल का पता बता दिया था, इसलिए नीति और सिमरन वहां जाकर रेड डाल देते हैं और वहां उनकी मुलाकात कुसुम से होती है। उन लोगों ने कुसुम को पकड़ लिया था, लेकिन कुसुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रही थी। यहाँ तक कि वो तो कह रही थी कि हमसे पंगा मत लो वरना आपका बहुत कुछ बुरा हो सकता है। नीति ने ये बात भूपेंद्र और वर्तिका चतुर्वेदी को भी बता दी थी। तो वहीं आगे हम देखते हैं कि अब इन सारी लड़कियों को ये लोग सूरत लेकर जा रहे थे, क्योंकि इस जगह पर अगर ये रही तो इनका यहाँ पर खतरा है और कभी भी पुलिस इनके ऊपर रेड डाल सकती है। इसलिए सूरत के फार्म हाउस पर ही ये लोग सेफ रह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हरियाणा के रोहतक में यहाँ कुसुम जो है वो जेल में बंद थी, लेकिन यहाँ पर वकील आ जाते हैं और वो कुसुम को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ सिमरन कुछ नहीं कर पाई और तो और कुसुम ने यहाँ पर सिमरन से कहकर गई है कि जल्द वो बदला लेगी, तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। पर कुसुम के द्वारा यहाँ पर मैडम को शबनम बानो के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए नीति सिंह और वर्तिका चतुर्वेदी और भूपेंद्र जो है वो शबनम बानो के घर जाते हैं। दरअसल में शबनम बानो जो है वो नूर की असली माँ होती है और ये लोग उसी को ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो लोग उसके परिवार में पहुंचे तो पता लगा कि शबनम बानो आज ही घर से भाग चुकी है। वो बहुत ही खराब औरत है और तो और उसने हमारे ट्रैक्टर में तक आग लगा दी है। अब कल सिमरन और नीति ने जिस जगह पर रेड डाली थी उसी जगह पर सिमरन को एक कार भी मिली थी। वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार सब कुछ कनेक्टेड कैसे है। यहाँ वर्तिका चतुर्वेदी समझ जाती है कि अगर शबनम बानो भागी है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी और अगर गई भी होगी तो वो बस में तो जरूर बैठेगी। तब वो यहाँ से गुजरने वाली एक बस का इंतजार करते हैं और उसी बस में उन्हें यहाँ पर शबनम बानो मिल जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। अब वर्तिका मैडम शबनम बानो से सारी पूछताछ करने लगते हैं। शबनम बानो बताती है कि वो बिहार में रहती थी, वहाँ उसके 3 बच्चे हुए और उसके बाद मुझे कल्याणी के पास लाकर बेच दिया। कल्याणी ने मुझे चकले पर बिठाया, हर एक दरिंदगी उसने देखी है, जिसके बाद बड़ी दीदी ने उसकी शादी करा दी। बदले में उन्हें 3 लाख रुपए मिल गए थे। जिस उम्रदराज आदमी से मेरी शादी कराई गई थी वो तो बच्चे के लिए ही मुझसे शादी कर रहा था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि मैं बच्चे अब नहीं दे सकती तो उसने मुझे बहुत सुनाया, बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मारने की धमकी दे रहा था। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसके घर के आसपास आग लगाई और तो और उसके ट्रैक्टर में भी आग लगा के वहां से भाग निकली और तो और मेरे 3 बच्चों को बेच दिया गया था। मेरा एक बेटा है और 2 बेटी है और जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है वो दरअसल में शबनम बानो की ही बेटी है, उसका नाम सना है। और यहाँ पर शबनम बानो अपनी बेटी को देखने के लिए जाती है जिसकी हालत काफी क्रिटिकल थी। दूसरी तरफ इन सारी लड़कियों को गुजरात के सूरत भेज दिया गया था और यहाँ पर इन सारी लड़कियों की अब ट्रेनिंग होगी, इन्हें तैयार किया जाएगा और फिर बाद में इन्हें थाईलैंड भेजा जाएगा। और यहाँ सिमरन ने उस कार का पता कर लिया था जो कि बड़ी दीदी का फार्म हाउस का था। जब सिमरन वहां जाकर पता करने की कोशिश करती है तो वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि उसे अंदर लेकर जाता है। सिमरन को ऐसा लगा कि शायद अब कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए वो नीति के पास कॉल करके बताती है कि वो एक जांच पड़ताल करने के लिए आई है। और इतना वो कह ही पाती कि तभी अचानक से वो आदमी सिमरन को बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्तिका चतुर्वेदी का इन्फॉर्मर लंदन जो है वो मैडम के पास कॉल करके बताता है कि आज
मिस्टर खन्ना और बड़ी दीदी की मीटिंग होने वाली है, जिस होटल में होने वाली है। यहाँ पर लंदन जो है वो वर्तिका चतुर्वेदी को बता भी देता है। ये देखकर वर्तिका मैडम तुरंत ही होटल में पहुंच जाती है। उन्हें पता चलता है कि मिस्टर खन्ना जो है वो आज ही यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं में से एक लड़की को चक्कर आ जाता है। वो बेहोश खाकर गिर जाती है और मालूम चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बड़ी दीदी होती है। और इसी के साथ वेब सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगला पार्ट भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।